नमस्कार बच्चों, आज हम आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, अर्थ की दृष्टि से आज मैं इस पे आपको बताने जा रही हूँ कि वाक्य का स्वरूप। ये आपका तीसरा चैप्टर है व्याकरण में। वाक्य का स्वरूप। जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है तो हम वाक्यों का सहारा लेकर भी बोलते हैं। यद्यपि वाक्य विभिन्न शब्दों पदों के योग से बनता है, शब्द को ही पद कहते हैं, शब्द, ठीक है, कि योग से बनता है, मिलाने से बनता है, विभिन्न शब्दों के योग से बनता है और हर शब्द का अपना अलग अर्थ भी होता है। पर वाक्य में आए सभी घटक परस्पर मिलकर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। मतलब आए सभी घटक परस्पर मिलकर, सभी शब्द जो मिलकर के पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। सबका, सारे शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन अगर वही एक सीक्वेंस में एक सेंटेंस बना दिया जाता है तो ये मिल करके अपना विचार या संदेश प्रकट करते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता रखता है। अतः भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भाव एवं विचारों को संप्रेषित करता है अर्थात भेजता है, वाक्य कहलाता है। भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके माध्यम से, जिसके सहारे से वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने भावों को एवं विचारों को संप्रेषित करता है, अपने से भेजता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य में निम्नलिखित बातें होती हैं। नंबर 1, वाक्य की रचना पदों मतलब शब्दों एवं पद बंधों के योग से होती है। वाक्य की रचना पदों एवं पद बंधों के योग से होती है। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। सेंटेंस और उदाहरण के तीन बातें इसमें बताई गई ना, कि वाक्य का रचना पदों या पदबंधों के योग से होती है, वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है और वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि सफेद जूते, तो एक वाक्य नहीं कहा जा सकता सफेद जूते, क्योंकि वहां किसी ऐसे विचार या संदेश का ज्ञान नहीं होता है जिसे वक्ता बताना चाहता है। जबकि मुझे सफेद जूते खरीदने हैं, ये पूर्ण वाक्य है, क्योंकि यहाँ सफेद जूते के विषय में बोलने वाले का भाव स्पष्ट प्रकट हो जाता है। फिर इसके बाद है कि अब इसमें सफेद जूते के विषय में बोलने वाले का भाव स्पष्टतः प्रकट हो रहा है, ठीक है, वो कुछ भाव व्यक्त कर रहा है ना। अब सारे सेंटेंस के बारे में बताया गया है कि शीला अध्यापिका है, हॉस्टल में रहने वाली सभी लड़कियां फिल्म देखने जा रही हैं, तो कोई एक संदेश बता रहा है ना, इसमें स्पष्ट हो रहा है ना। मजदूरों ने पेड़ काट दिए हैं, हम लोगों ने माता जी को सब रुपए दे दिए थे, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ऊपर के इन उदाहरणों को देखकर वाक्य के बारे में कुछ और बातों का भी ज्ञान होता है। वाक्य में कोई भी शब्द किसी भी रूप में ना आकर व्याकरणिक नियमों में बंधकर आता है। अब यहाँ पे आया है कि व्याकरणिक नियमों में बंधकर आता है, जैसे प्रेजेंट काल बताता है, भूतकाल बताता है, भविष्य काल भी बताता है। या शब्दों को जब उसको सीक्वेंस में रखा जाता है तो व्याकरणिक नियमों के आधार पर उनको रख के बांध करके, जब ये नियमों में बंध कर आते हैं तब किसी भाव को बताते हैं। साथ ही हर शब्द का अपना एक क्रम होता है। हर शब्द का अपना एक क्रम होता है। कोई शब्द कर्ता के स्थान पर आता है तो कोई कर्म के, कोई क्रिया के तो कोई पूरक के। फिर इन शब्दों के बीच परस्पर अन्विति होती है। अन्वित मतलब जोड़ना, एक दूसरे से जुड़े हुए होकर के आते हैं। वे लिंग, वचन, पुरुष आदि व्याकरणिक कोटियों के अनुसार अपना स्वरूप निर्धारित करते हैं। इस प्रकार वाक्य की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं। नंबर 1, वाक्य भाषा को ऐसी इकाई है, वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है।
वाक्य की रचना पदबंधों या शब्दों के योग से बनती है और वाक्य में आने वाले शब्दों के बीच एक निश्चित क्रम होता है। यही निश्चित क्रम आपका व्याकरणिक नियम है। ठीक है, निश्चित क्रम होता है और वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय के योग से बनती है। यहाँ दो शब्द आए हैं, उद्देश्य और विधेय के। अब क्या कहेंगे, एक उद्देश्य होता है और उसके बारे में जो बात कही जाती है उसको हम विधेय कहते हैं। जैसे काला जामुन, तो अगर इसको एक बेर होता है ना कि जामुन, तो जामुन एक फल है, तो जामुन एक यहाँ पे उद्देश्य हो गया और उसके बारे में अगर जो विशेषता है कि ये बहुत मीठा होता है, ये काला होता है या लाल होता है, तो ये उसके बारे में कहा गया, ये विधेय हो गया। तो एक वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय के योग से बनती है। ठीक है, ये विशेषताएं हो गई। अब ये सारे सेंटेंस हो गए, ये बता रहे हैं कि ये केवल सेंटेंस बता रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई भाव स्पष्ट हो रहा है। अब आइए वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। प्रस्तुत अध्याय में 9th के पाठ्यक्रम के अनुसार केवल अर्थ के आधार पर होने वाले वाक्यों के भेदों की चर्चा की जा रही है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं। नंबर 1, कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। कथनात्मक या विधानवाचक, जैसे हम कोई भी सिंपल सेंटेंस कोई बोलते हैं आपको कि वह यहाँ आ रहा है या मैं पढ़ रही हूँ, इस तरह से ये कथनात्मक हो गया या विधानवाचक जो कहा जाए। और नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य और आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य। नंबर 3, आज्ञा, जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, अभी इसके बारे में हम विस्तृत में जानेंगे। नंबर 4, प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 5, इच्छावाचक वाक्य। नंबर 6, संदेहवाचक वाक्य। नंबर 6, संदेहवाचक वाक्य। नंबर 7, विस्मयादि बोधक या मनोवेगात्मक वाक्य। और नंबर 8, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, अब ये याद रहे कि ये अर्थ के आधार पर है, ना कि रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर है। अब सबके बारे में बताएंगे कि कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। तो कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य सामान्य कथन या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति हो गई, अवस्था का बोध कराने वाले वाक्य कथनात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य कहे जाते हैं। कथनात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे लड़कियां नृत्य कर रही हैं, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, शीला अध्यापिका है, तो शीला अध्यापिका है, ये आपका कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, अब इसमें आया नकारात्मक या निषेधवाची वाक्य। तो नकारात्मक या निषेधवाची वाक्य, इसको हम कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। इनको निषेधात्मक वाक्य भी कहा जाता है। इन वाक्यों में कथन का निषेध, जो कथनात्मक है या सकारात्मक वाक्य है, उनका निषेध किया जाता है। सामान्यतः हिंदी में सकारात्मक वाक्यों में नहीं या ना या मत लगाकर नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। कैसे, वे बाजार गए, तब ये आपका कथनात्मक या सकारात्मक वाक्य हो गया। तो वे बाजार नहीं गए। आप इधर बैठे, आप इधर ना बैठे, ये आपका निषेधात्मक वाक्य हो गया। और ये आपका कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य हो गया। घूमने चले जाओ, घूमने मत जाओ, स्पष्ट हुआ ये आपका। इसके अलावा हिंदी में नकारात्मक वाक्यों और भी कई तरीकों से बनाए जाते हैं। जैसे मैं तो अब ये काम करने से रहा, करने से रहा, तो अब ये क्या दिखा रहा है आपका कि निषेधात्मक दिखा रहा है। करने से रहा, असमर्थता व्यक्त कर रहा है ना, तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है, नहीं करूंगा। अब यहाँ पे नहीं शब्द नहीं आया है, लेकिन ये नकारात्मक दिखा रहा है ना। ख, अब तुम मुझे क्यों पूछोगे, क्यों पूछोगे अर्थात नहीं पूछोगे। अब हम कहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब क्या करेगा वो तुम्हारा काम, अब क्या करेगा वो तुम्हारा काम अर्थात नहीं करेगा। मैं थोड़ी ही डरता हूं उनसे, मतलब नहीं डरता हूं, ये आपका नकारात्मक हो गया। अगर इसमें नहीं शब्द नहीं आया है, उसके बावजूद भी ये ऐसे अगर सेंटेंस आए कि जो निषेध की भावना को प्रकट कर रहा है, वो आपका नकारात्मक सेंटेंस हो जाएगा। आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना या विनय आदि का भाव प्रकट होता है, वो आज्ञार्थक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे निकल जाओ कमरे से बाहर, तो निकल जाओ, एक आज्ञा दे रहा है ना। सारा सामान खरीद लाना, शाम तक जरूर आ जाना,
मेहरबानी करके आप बाहर बैठिए, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। ये क्या हो रहा है? आज्ञार्थक काल हो रहा है। ठीक है। प्रश्नवाचक, जिस तरह अधिकांश सकारात्मक वाक्यों के निषेधात्मक वाक्य बनते हैं, उसी तरह उनके प्रश्नवाचक रूप भी बन सकते हैं। प्रश्नवाचक रूप तो सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही प्रकार के वाक्यों से बनाए जा सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में वक्ता कोई न कोई प्रश्न पूछता है। ये दो प्रकार से होते हैं। ऐसे प्रश्नवाचक जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में प्राप्त होता है। इनमें क्या प्रश्नवाचक वाक्य के आरंभ में आता है, क्या शब्द आता है। ठीक है। क्या वह आगरा जा रही है? प्रश्नवाचक हो गया। क्या उसने झूठ बोला था? प्रश्नवाचक। क्या आप मुझसे नहीं मिलेंगे? अब अन्य प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आता है, जैसे आप लोग यहाँ से कब जा रहे हैं, वे लोग कहाँ रहते हैं, आपको किससे मिलना है। सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। इच्छावाचक। अब आइए पॉइंट 5, इच्छावाचक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा से भाव को प्रकट करता है। आज तो कहीं से पैसे मिल जाए, आज तो कहीं से पैसे, कोई इच्छा इससे निकल रही है ना इस सेंटेंस से। आपकी यात्रा शुभ हो गई। अब आपकी ये इच्छा है कि आपकी यात्रा शुभ हो। इच्छा का भाव समझ में आ रहा है ना इसमें कि इच्छावाचक वाक्य। अब 6 संदेहवाचक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता प्रायः संदेह की भावना को प्रकट करता है। शायद आज बारिश होती है। शायद शब्द संदेह हो रहा है। हो सकता है आज धूप ना निकले, तो हो सकता है भी आपका संदेह शब्दों को प्रकट कर रहा है। और अब तक बाघ नदी पार कर चुका होगा। संदेह है। इन वाक्यों में संभावनार्थक भी कहते हैं, क्योंकि कार्य होने के प्रति वक्ता संभावना भी व्यक्त करता है। नंबर 7 विस्मयादि बोधक या मनोवेगात्मक वाक्य। इस वाक्य में विस्मयादि घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि के भाव वक्ता के मुंह से निकल पड़ते हैं। जैसे ओह कितना सुंदर दृश्य, हाय मैं मर गया, धत सब गड़बड़ कर दिया। तो अब ये सब क्या है? आपका विस्मयादि बोधक वाक्य है ना। जैसे अचानक जो आपके आश्चर्य को किसी देख करके जो सेंटेंस आपके मुंह से निकलते हैं, वो आपका विस्मयादि बोधक है। अब आइए लास्ट आपका क्या कौन सा है? लास्ट है आपका संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक अब किसको कहेंगे? संकेतवाचक जिस वाक्य में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, इसलिए इनको शर्तवाची वाक्य या शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। अब इसी तरह दो तरह से शब्दों को किसको कहते हैं? जैसे विधानवाचक वाक्य या कथनात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य पहला कहा गया था, उसी तरह आपका ये संकेतवाचक वाक्य भी है, जो शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। या तुम भी मेरे साथ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर वे आ जाते तो मेरा काम बन जाता, अगर उसने झूठ न बोला होता तो उसकी नौकरी न जाती, वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। ये हो गया आपका संकेतवाचक वाक्य। अब आइए इसमें चेंजेस दिखाए गए हैं, कैसे एक विधानवाचक वाक्य या सकारात्मक वाक्य को किसी भी वाक्य में बदला जा सकता है, प्रश्नवाचक या नेगेटिव या संकेतवाचक। ठीक है। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के 8 भेद के बीच परस्पर रूपांतरण या रचनांतरण किया जा सकता है, मतलब बदला जा सकता है उसी सेंटेंस को दूसरे में। जैसे बच्चा दूध पीता है तो बच्चा दूध नहीं पीता। निषेधात्मक, क्या बच्चा दूध पीता है? प्रश्नवाचक। वैसे तो किसी भी वाक्य को किसी भी प्रकार के वाक्य में रूपांतरित किया जा सकता है, पर सामान्यतः विधानवाचक या कथनात्मक वाक्यों को आधार वाक्य माना जाता है और उन्हीं का अन्य प्रकार के वाक्यों में रूपांतरण किया जाता है। इस प्रकार एक विधानवाचक वाक्य को लगभग सभी प्रकार के वाक्यों में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे अब एक ही सेंटेंस को कितने बार, लड़की स्कूल जाती है तो लड़की स्कूल नहीं जाती है। निषेधात्मक, क्या लड़की स्कूल जाती है? प्रश्नवाचक। लड़की स्कूल जाओ, आज्ञावाचक। अरे लड़की स्कूल जाती है, विस्मयवाचक। मैं चाहता हूं कि लड़की स्कूल जाए, इच्छावाचक। लड़की स्कूल जाती होगी, संदेहवाचक। और लड़की स्कूल जाती तो, ये आपका संकेतवाचक। ये सारे एक सकारात्मक वाक्य को सब में चेंज किया जा सकता है 8 प्रकार में। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के वाक्यों को विधानवाचक वाक्यों में भी बदला जा सकता है। इस प्रकार के रूपांतरण में निम्नलिखित बातें ध्यान रखिए। प्रायः आधारभूत वाक्य या विधानवाचक कथनात्मक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में रूपांतरण करते समय प्रश्न बनाने वाले शब्द क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों
किधर, किस लिए आदि का यथास्थान प्रयोग किया जाता है तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ये सारे प्रश्नवाचक चिन्ह किस रूप में आएंगे? कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किधर और किस लिए। जैसे वे पत्र लिख रहे हैं, तो क्या वे पत्र लिख रहे हैं? वे किसे पत्र लिख रहे हैं? वे पत्र क्यों लिख रहे हैं? इस तरह के आपके प्रश्नवाचक हैं। निषेधात्मक वाक्यों में अंतरण करते समय ना, नहीं और मत में से किसी एक निषेधवाची अव्यय का प्रयोग करते हैं। अव्यय कौन है? ना, नहीं और मत। ठीक है, जाता है। अब ये सब के बारे में आपको बता ही दिया गया है। इसी तरह आपका इच्छावाचक या संकेतवाचक है कि मैं चाहता हूं कि बच्चे लिखे, तो ये इच्छावाचक हो गया। यदि बच्चा लिखता तो, मतलब इसी को संकेतवाचक भी ये हो गया, इच्छावाचक या संकेतवाचक। इसी प्रकार संदेहवाचक, शायद बच्चा लिख रहा होगा, ये संदेहवाचक होगा। गागी गे संदेह है। और विस्मयवाचक शब्दों में अरे बारिश हो रही है, इसको आपको पहले ही बता दिया गया है कि ये विस्मयवाचक वाक्य है। अब इसे मेरी चिट्ठी आई है, तो प्रश्नवाचक क्या मेरी चिट्ठी आई है। बच्चे लाइन में जाएंगे, तो प्रश्नवाचक क्या बच्चे लाइन में जाएंगे। बच्चों इसी तरह आपका ये सारे हैं। अब आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि राम घर पर है। अब इसको संदेहवाचक, राम घर पर होगा, संदेहवाचक है ना। बच्चे निबंध लिख रहे हैं, तो बच्चे निबंध लिख रहे होंगे। इच्छावाचक में अभी बाजार से फल लाओ, तो मैं चाहता हूं कि तुम अभी बाजार से फल लाओ। इस तरह से आपका ये चैप्टर है। अब कुछ ध्यान देने वाली बात, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो आशय मतलब अर्थ प्रकट कर सकते हैं में समर्थ हो, वाक्य कहलाता है। जो अर्थ प्रकट करने में समर्थ हो। ठीक है। वाक्य रचना के दो अनिवार्य तत्व पद क्रम और अन्वित। पद क्रम मतलब एक क्रम में शब्दों को रखना और उसमें आपस में जोड़ना, मतलब जोड़ करके एक नया सेंटेंस बताना, अपने को भाव को स्पष्ट करना, तो वही होती है अन्विति होती है। उद्देश्य, कर्ता तथा विस्तार एवं विधेय, उद्देश्य के विषय में जो भी कहा जाए। मुख्यतः क्रिया, यही अभी मैंने बताया था ना आपको चैप्टर में, मुख्यतः क्रिया। ठीक है। और अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं, इसको मैंने बता भी दिया है। 8 भेदों में परस्पर रूपांतरण किया जा सकता है। इसको आप पहले देखे हैं और समझे भी हैं। धन्यवाद।